आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केएनएन के नियरेस्ट नेबर पे। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज केएनएन? केएनएन क्या होता है? के नियरेस्ट नेबर में ये एक सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है जो कि क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक हो गया? किया जाता है बल्कि आपने इससे पहले हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ आपने क्लासिफिकेशन के लिए आपने इसको यूज किया हो, लेकिन ये रिग्रेशन के लिए भी यूज किया जा सकता है। और किस तरीके से किया जाता है वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बल्कि दोनों ही मतलब क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों के एग्जांपल को आज हम डिस्कस करेंगे, प्लस इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाइक इसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस, इसके अलावा इसके अंदर क्या क्या मसले आ सकते हैं और हम केएनएन को किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ हम आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, तो एंड तक क्लास में देखना है। तो द आइडिया इज वेरी सिंपल, यानी कि सिमिलर डेटा पॉइंट्स एग्जिस्ट क्लोज टू ईच अदर इन अ फीचर स्पेस। इस बात का क्या मतलब है, यह आगे जाके एक फिगर के जरिए मैं आपको बताऊंगा। ये यहाँ पे मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ साथ ही। इसमें मतलब कि हमारे पास क्या होता है कि हमने के नियरेस्ट नेबर्स जो है ना, अगर आप फर्स्ट करें आपका एक पॉइंट है, उसके इर्द गिर्द आपने देखना कि एक आपने सर्कल ड्रॉ करना था, उसके इर्द गिर्द आपने देखना था कि उसमें कितने पॉइंट्स आ रहे हैं। जिस जिस क्लास के पॉइंट्स ज्यादा होंगे उस क्लास को आप प्रिडिक्ट कर देंगे। तो इसका मतलब ये था, ये ऊपर वाली लाइन का क्या था, सिमिलर डाटा पॉइंट एग्जिस्ट क्लोज टू ईच अदर इन अ फीचर स्पेस। लाइक ये, यानी कि आप देख सकते हैं कि ये ब्लू डॉट है, इसके अलावा मतलब कि इसके इर्द गिर्द जितने भी मतलब कि आपके पास जो पॉइंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं ना क्लोजेस्ट, तो वो जो है ना जिस क्लास के मतलब कि ये कैटेगरी ए है, कैटेगरी बी है, एक सर्कल आप ड्रॉ करेंगे लाइक इस तरीके से। और तो इसमें देखेंगे कि किस कैटेगरी के आपके पास जो हमारा है ना, क्या कहते हैं कि पॉइंट्स किस कैटेगरी के ज्यादा आ रहे हैं। जिस कैटेगरी के ज्यादा आ रहे हैं वो क्लास प्रिडिक्ट कर दी जाएगी। लाइक इसके अंदर देखा जाए तो इस सर्कल के अंदर दो कैटेगरी ए के 2 पॉइंट्स आ रहे हैं और कैटेगरी बी का 1 पॉइंट आ रहा है, तो हम कह देंगे कि ये जो पॉइंट है ना ये कैटेगरी ए में लाई करता है। ठीक हो गया? तो ये हमारा मतलब कि पिछली लाइन का भी मतलब था, और इस स्लाइड के अंदर भी जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, लुक एट नियरेस्ट डाटा पॉइंट, सी देयर लेबल्स, उनके लेबल को देखना है, यानी कि कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं। असाइन द मेजोरिटी लेबल, यानी कि अगर फर्स्ट करेंगे जो अभी मैंने बताया कि कैटेगरी ए के जो पॉइंट्स है वो ज्यादा थे एज कम्पेयर टू कैटेगरी बी के इस सर्कल के अंदर, तो हमने क्या किया कि नियरेस्ट डाटा पॉइंट को देखा सर्कल के अंदर कौन से सीधे लेवल उनका देखा, यानी कि ये 2 पॉइंट ए कैटेगरी से है और ये वाला पॉइंट बी कैटेगरी से है। और हमने मेजोरिटी को देखा, यानी कि यानी कि कैटेगरी ए के पॉइंट ज्यादा थे, तो इस वजह से हम ये जो ब्लू पॉइंट था ना, इसको हम कह देंगे कि ये कैटेगरी ए से बिलोंग करेगा। लाइक ये नेक्स्ट स्लाइड में कहा भी है, ये कैटेगरी ए में हमने पॉइंट कर दिया। ठीक हो गया? तो इसका ये मतलब था। तो नेक्स्ट चलते हैं कि विजुअल एग्जांपल उसी को एक्सप्लेन कर रहा है कि स्टेप्स क्या थे। आपने क्या करना था कि ट्रेनिंग पॉइंट्स को प्लॉट करना होता है। ऐड न्यू पॉइंट्स, लाइक इसके अंदर न्यू पॉइंट क्या था, इसके अंदर ये जो ब्लू वाला पॉइंट था ना ये न्यू पॉइंट था, ये बाकी जो थे ये ट्रेनिंग पॉइंट्स थे। ठीक हो गया? अब आपने क्या किया कि एक सर्कल को ड्रॉ किया, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, एक सर्कल आपने ड्रॉ किया, काउंट नियरेस्ट नेबर्स, और उसके अंदर मतलब कि देखे कि कौन कौन से नेबर्स आ रहे हैं और उनको काउंट कर लिया कि किस कैटेगरी से कौन सा मतलब क्या फर्स्ट, जिस तरह कैटेगरी ए के 2 पॉइंट्स है और कैटेगरी बी का 1 पॉइंट था, तो जो मेजर होगा, मेजोरिटी क्लास जो होगी, उसको हम प्रिडिक्ट कर देंगे। ठीक हो गया? जिस तरीके से आप मैंने आपको करके भी दिखाया। तो ये हम वैसे सर्कल मतलब कि ये जो पीछे सारे सिनेरियो होते हैं वो एक सर्कल के जरिए समझाया गया। इसको हम जो एग्जांपल कर रहे होते हैं ना, उसके अंदर हम डिस्टेंस को कंप्यूट कर रहे होते हैं। ठीक है? उसके अंदर हम सर्कल को ड्रॉ करके नहीं दिखा रहे होते, हम डिस्टेंस कंप्यूट कर रहे होते हैं। उसकी बेसिस पे मतलब कि फिर हम के नियरेस्ट नेबर निकाल कर और उसको प्रिडिक्ट कर देते हैं। मतलब कि सेम सीन है, समझाने के लिए सर्कल का यहाँ पे उन्होंने वर्ड यूज किया है। ठीक हो गया? तो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स देख लेते हैं। के सबसे ज्यादा इसके अंदर इंपॉर्टेंट होता है। के क्या बता रहा था, के की वैल्यू अगर 1 है तो बता रहा होगा कि आपने एक नियरेस्ट नेबर लेना है। यानी कि जिस तरीके से हम डिस्टेंस कंप्यूट करेंगे, डिस्टेंस कंप्यूट करने के बाद उसको सॉर्ट कर लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, तो हमारे पास आ जाएगा सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले। उसके बाद के 1 है तो हमने सबसे पहला पॉइंट पकड़ लेना है। के 3 है तो पहले 3 पॉइंट्स पकड़ लेना है, उसमें से देखना था कौन सी क्लास मेजोरिटी में है, यानी कि जिसके ज्यादा पॉइंट्स आ रहे हैं। अम, तो वो क्लास आपने प्रिडिक्ट कर देनी होती है। तो वो अभी आप आगे जाके एग्जांपल देखेंगे भी तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो
k is equal to number of neighbors used. एग्जाम्पल k is equal to 1 है तो नियरेस्ट पॉइंट डिसाइड सिर्फ एक ही पॉइंट होगा, जरिए बात है k is equal to 5 है तो मेजोरिटी ऑफ 5 नेबर्स, यानी कि 5 नेबर, 5 में से देखेंगे कि किस क्लास के मतलब के ज्यादा पॉइंट्स आ रहे हैं, उस क्लास से उस क्लास को हम प्रेडिक्ट कर देंगे। जिस तरीके से अभी हमने विजुअल एग्जांपल्स के अंदर देखा भी था, जिसमें ग्राफ मैंने अभी आपको दिखाया, ये एग्जांपल एक्सप्लेन भी की थी। ठीक हो गया। एग्जाम्पल यहाँ पे बताई गई है कि इफ 5 नियरेस्ट नेबर्स आर, अगर आपके पास 5 नियरेस्ट नेबर है, यानी कि k की वैल्यू 5 है आपकी, तो आपके पास 5 नियरेस्ट नेबर है, उसमें से क्या है कि 3 कैट्स क्लास से बिलोंग कर रहे हैं और 2 डॉग्स क्लास से बिलोंग कर रहे हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? जो मेजर मतलब जिस क्लास के ज्यादा पॉइंट्स होंगे, तो कैट क्लास के ज्यादा पॉइंट है जो कि है 3। तो हम प्रिडिक्ट कर देंगे कि जो हमारा जो पॉइंट है, न्यू पॉइंट, वो कैट क्लास से बिलोंग करता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे के की वैल्यू को चूज करते वक्त मसले आते हैं। अब के की वैल्यू या तो स्मॉल हो सकती है, मीडियम दरमियानी हो सकती है, लार्ज हो सकती है। ठीक हो गया। स्मॉल वैल्यू अगर आप चूज करेंगे ना, तो आपका एडवांटेज क्या होगा कि आपका जो लोकल पैटर्न है ना, वो आप अच्छे तरीके से कैप्चर कर लेंगे। बट डिसएडवांटेज ये है कि सेंसिटिव नॉइस, इसका मतलब ये है कि आउट इतना ज्यादा आपका सेंसिटिव हो जाएगा मॉडल कि आपका जो आउटलायर है ना, वो इसकी प्रिडिक्शन को चेंज कर सकता है। तो ये स्मॉल के का ये मसला होता है। ठीक हो गया। तो ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। फर्स्ट करें अगर आप दूसरी तरीके से भी एग्जांपल लें, तो ये है कि अगर फर्स्ट करें के इज इक्वल टू 1 लिया आपने, के इज इक्वल टू 1 लिया, तो आपके पास तो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, यानी कि वो पॉइंट आएगा तो आपने उसी को प्रिडिक्ट करेंगे। फर्स्ट करेंगे एक पॉइंट था, एक पॉइंट लेना, वो कैट आ गया तो आपने कैट कह दिया, अगर वो डॉग आ जाता है तो डॉग कह देंगे। ठीक है। तो आपके पास वो थोड़ा सा मार्जिन एरर इतना नहीं होता कि मार्जिन इन सेंस आप ये कह सकते हैं, फर्स्ट करेंगे अगर आपके पास 5 पॉइंट है तो आप उसमें से बेटर डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपने मेजोरिटी ऑफ क्लास मेजोरिटी पॉइंट्स को देखना होता है। मेजर पॉइंट्स मतलब कि किस क्लास से बिलोंग कर रहे होते हैं। फॉर 5 है, जिस तरीके से अभी हमने एग्जांपल को देखा था, जिसमें हमारे पास 3 कैट्स से 2 डॉग्स के थे, तो हमने कहते हैं 3 कैट्स है, तो इसमें आपको थोड़ा सा मतलब देखना पड़ा। आप इस पे रिलाई भी थोड़ा कर सकते हैं। जब एक पॉइंट है तो उस पर आप या तो कैट आएगा या तो डॉग आएगा। तो हो सकता है एक्चुअल में वो कैट आना चाहिए था आंसर, लेकिन वो एक पॉइंट था उसका, डॉग का डिस्टेंस जो था क्लास का, वो एक पॉइंट कोई ऐसा था जिसका कम था उस न्यू पॉइंट से, तो हमने उसको जारी बात है डो को प्रिडिक्ट करेंगे, तो ये थोड़े बहुत मसले आ जाते हैं। अगर हम लार्ज के कर देते हैं, अगर के की वैल्यू लार्ज हो जाती है तो तब भी मसला आएगा। उसमें ये क्या होगा कि हमारा जो बाउंड्री डिसीजन है ना, वो बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाएगा। ठीक हो गया। जो था ना, वो जो मतलब कि हमारे पास सारे दूर वाली वैल्यूज हैं, उनको भी ये जारी बात है इंक्लूड कर लेंगे। के की वैल्यू 5, तो जारी बात है आपका के की वैल्यू 5 का मतलब ये है कि आपका सर्कल बढ़ जाएगा। के की वैल्यू 1 है तो आपका सर्कल छोटा हो जाएगा, के की वैल्यू 3 मतलब 5 से छोटा होगा, 1 से बड़ा होगा। तो ये मतलब होता है इस चीज का। तो जब जारी बात है के की वैल्यू लार्ज होगी तो हमारा सर्कल भी बड़ा होगा, यानी कि उसमें ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स आ जाएंगे। तो हमारा जो डिसीजन बाउंड्री वाला जो सीन होता है ना, वो तो स्मूथनेस, उसमें तो स्मूथनेस आ जाती है। हम उसको इजीली मतलब कि उसमें कोई मसला नहीं होता। बट डिसएडवांटेज ये है कि हम लोकल पैटर्न्स को इग्नोर कर देते हैं। लाइक स्मॉल के अंदर हमारे पास एडवांटेज ये था कि हम लोकल पैटर्न्स जो था ना, वो हमारा कैप्चर हो जाता था। बट लार्ज के अंदर क्या होता है कि डाटा स्प्रेड हो जाता है, सारे पॉइंट्स आ जाते हैं, इस वजह से जो लोकल पैटर्न होता है ना, वो इग्नोर हो जाता है। तो हमने के की वैल्यू क्या चूज करनी होती है? हमने के की वैल्यू दरमियानी, मीडियम चूज करनी होती है। ठीक है। और उसका भी एक फॉर्मूला है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? के इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली अंडर रूट एन। एन क्या है? अब एन होता है यानी कि नंबर ऑफ सैंपल्स। सैंपल्स क्या मतलब कि आपके पास कितने पॉइंट, अगर फर्स्ट करके आपके पास डाटा सेट के अंदर 5 पॉइंट्स है, तो आपका एन जो है ना वो 5 होगा। ठीक हो गया। तो आपने अंडर रूट 5 और जो भी वैल्यू आएगी ना वो ले लेना। अब वहां पे भी एक सोचने वाली बात है। अब फर्स्ट करें कि अगर आपके के की वैल्यू इज इक्वल टू 2 है, ठीक है, अब 2 है, तो जब आपने डाटा को सॉर्ट किया, मतलब कि जो भी आपके पास पॉइंट आया, उसमें से एक पॉइंट था कैट का और एक था डॉग का। ठीक हो गया। तो अब आपने तो 2 लेने थे, तो आपके पास के जो 2 नियरेस्ट नेबर थे ना, उसमें से एक कैट आ गया, एक डॉग आ गया। तो हमने अब जब हमारे पास 2 पॉइंट है, जारी बात है हमने तो मेजर क्लास वाला देखना होता है ना, कि किस क्लास के मेजर पॉइंट्स हैं। तो अब यहाँ पे जाके टाई हो गया, यानी कि अब आप डिसीजन नहीं ले सकते के इज इक्वल टू 2 के बेस पे।
क्योंकि अगर फर्स्ट करेंगे दो के इज इक्वल टू 2 है ना, तो दोनों कैट आ जाते तो हम कह देते भाईजान ये कैट है, कैट से बिलोंग करता है, या दोनों डॉग आ जाते हम कह देते डॉग्स है। अब एक कैट आ गया, एक पॉइंट डॉग का आ गया, तो अब हम इसमें प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि भाईजान ये वाला जो न्यू पॉइंट था हमारा वो कैट वाली क्लास से बिलोंग करता है या डॉग वाली क्लास से बिलोंग करता है। तो इस चीज से बचने के लिए ना हम जो के है ना, के की हम इवन वैल्यूज नहीं लेते, यानी कि 2 4 6 इस चीज को इग्नोर करते हैं, हम के की वैल्यू ओल्ड लेते हैं। लाइक अगर फर्स्ट करेंगे, अगर आपके पास के की वैल्यू आ रही है 2.1 समथिंग आ रही है, तो आप उसको क्या करेंगे, राउंड ऑफ करके आपने 3 ले लेनी है। 3 से क्या होगा कि आपके पास एक डिसीजन आएगा, आप कहीं पे फंसेंगे नहीं। अगर फर्स्ट करें यहाँ पे ये के इज इक्वल टू 3 होता, तो हमारे पास 3 पॉइंट्स आने थे, कैट डॉग, और यहाँ पे फर्स्ट करें दोबारा कैट आ जाते, तो हमारे पास मेजर क्या था, 2 पॉइंट्स आगे कैट के, तो हमने क्या देना था कैट, हमारा मॉडल फंस नहीं रहा था। अगर के इज इक्वल टू है यानी कि इवन नंबर है ना, तो उसमें ये पॉसिबिलिटी है कि हम मॉडल कहीं पे जाके स्टक हो सकता है। तो इसमें ये मतलब अगर फर्स्ट करें 4 होते तो हो सकता था 3 कैट के पॉइंट आ जाते और एक डॉग का पॉइंट आ जाता, तो हम कह देते थे भाईजान ठीक है ये कैट से बिलोंग करता। अगर फर्स्ट करेंगे 2 कैट के आ जाते और 2 डॉग के आ जाते, फिर आपके पास टाई हो जाना था। तो फिर उधर मतलब कि यहाँ पे जब के की वैल्यू हमारे पास इवन होती है ना, तो ये पॉसिबिलिटी है कि हमारा जो मॉडल है ना वो स्टक हो सकता है। और वो किस तरीके से स्टक हो सकता है ये भी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि हम ऑड वैल्यूज लें। ठीक हो गया के की। आपने फर्स्ट करेंगे के की वैल्यू है अपना ये जो है क्या कहते हैं हम 5 आना, तो 5 √5 की वैल्यू क्या होती है, ये आएगी 2 पॉइंट समथिंग, मतलब 2.5 भी हो सकता है, मैं मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है। अ, तो इसकी वैल्यू आपके पास जो भी आएगी वो आप देख लीजिएगा, बल्कि मैं ना सॉल्व कर ही लेता हूँ। ये होगा, ये 2.5 ये समथिंग आएगी, तो ये आपने देख लेना। तो अब जिस तरह मैंने कैलकुलेट किया ये है 2.2। ठीक हो गया, के √5 इज इक्वल टू होता है 2.2। तो अब आपके ऊपर चॉइस है, आप इसको 2 में ले जाएं या 3 में ले जाएं। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आपने इसको अपर सील इसकी वैल्यू ले लेनी है। अपर सील का मतलब इसको आपने 2.2 को 3 कंसीडर कर लेना, उससे ये होगा कि आप डिसीजन में कभी स्टक नहीं होंगे। ठीक हो गया, तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना कि जो होता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होता है √n। एन क्या होता है, नंबर ऑफ सैंपल्स पॉइंट्स। तो नंबर ऑफ ये सैंपल कौन से होते हैं, यानी कि .1 .2 .3 ये जितने भी आपके पास पॉइंट दिए होते हैं, यानी कि आप इन अदर वर्ड्स आप अगर आप एग्जांपल देखें ना, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो आपके पास पॉइंट है, ये एक पॉइंट यानी कि नंबर ऑफ रोज आप कह सकते हैं। तो ये आपके पॉइंट्स होते हैं। ठीक हो गया, इनको ये आपके पास हमारे पास एन होते हैं, इसके आप वैल्यू कंप्यूट कर सकते हैं। समटाइम्स ज्यादा दफा ना आपको तो के की वैल्यू उन्होंने क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी कि आपने के 3 लेना है या के 5 लेना है। अगर नहीं दी गई होगी तो फिर आपने के किस तरीके से कंप्यूट करना है, के इज इक्वल टू √5 सॉरी √n। एन क्या होता है, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, और इसकी आपने अपर सीड वैल्यू ले लेनी है, यानी कि ऑड वैल्यू ले लेनी है। तो ये हम एक्सप्लेन हो गया। ठीक हो गया, उसके बाद हमारे पास आता है कि हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं नेबर। तो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं। अब तीन कॉमन डिस्टेंसेस होते हैं हमारे पास। एक तो होता है यूक्लिडियन डिस्टेंस, दूसरा होता है मैनहट्टन डिस्टेंस, तीसरा होता है कोसाइन सिमिलैरिटी। कोसाइन सिमिलैरिटी जो है ना, ये वाला थर्ड वाला, ये कोई ज्यादा यूज नहीं होता, तो इस चीज को हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये दो मेजर यूज किए जाते हैं, यूक्लिडियन डिस्टेंस एंड मैनहट्टन डिस्टेंस। तो ये दोनों आज हम डिस्कस करेंगे। तो कोसाइन कोई इतना फर्क नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो फर्क आता है ना, वो ये होता है कि डिस्टेंस के फॉर्मूले का मेथड सेम है, सब कुछ सेम है। आपने सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस का फॉर्मूला, जाहिर बात है यूक्लिडियन डिस्टेंस में हम जब यूज कर रहे होंगे तो हम यूक्लिडियन डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। मैनहट्टन में मैनहट्टन डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर कोसाइन अगर वो कह देता तो कोसाइन सिमिलरिटी वाला अपने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेना। तो वो कोई इतना ये नहीं है कि उसमें अलग ही बिल्कुल सीन हो जाता, सेम वर्किंग सेम होती है, सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस का फॉर्मूला चेंज होता है। तो ये आपने देख लेना। तो दो तो मैं आज डिस्कस कर दूंगा।
तो बाकी कोसाइन का भी आपने फॉर्मूला देख लेना, आपके पास होगा लिखा हुआ। नहीं है तो ये तकरीबन डॉट प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि ये भी आपको बता दूं फार्मूला, वरना आप लोग सर्च कर लीजिएगा तो आपको इजीली मिल जाएगा। इन केस अगर समटाइम्स कोई आपसे कह देता कि क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है तो कोसाइन सिमिलरिटी को भी आप मतलब कि उससे सॉल्व करें तो फिर आपने किस तरीके से करना होता है। ठीक हो गया। बाकी दो तो मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा कि इसको भी मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूं इसी में। ठीक हो गया। तो यूक्लिडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास होता है कि दो पॉइंट्स हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं उनका हमने आपस में मेजरली यानी कि दो पॉइंट्स ही होते हैं। तो दो पॉइंट्स के दरमियान आपने डिस्टेंस निकालना है। तो आपका जो फॉर्मूला होता है वो ये होगा कि एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। ए पॉइंट का हम x1 y1 कह देंगे और बी को यानी कि ये x1 होगा और ये होगा हमारे पास y1। ठीक होगा, ये x2 y2। अब इन दोनों के दरमियान हमने डिस्टेंस निकालना है। तो यूक्लिडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर, और उसका फिर जब वैल्यू जो कंप्यूट होगी उस होल का अंडर रूट लेना। ठीक हो गया। ये फॉर्मूला आपके सामने जेनेरिक फार्मूला लिखा भी हो आपके सामने। ठीक हो गया। तो इसका हम इस एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल देख रहे थे, पॉइंट ए 2,3 एंड बी है 5,7। ठीक हो गया। तो हम इसका यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालेंगे विच इज इक्वल टू होगा 2 माइनस 5 या 5 माइनस 2, यानी कि x2 माइनस x1 कर लें या x1 माइनस x2 कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि होल का इसका स्केयर है तो वो नेगेटिव वैल्यू भी आएगी ना, तो उसको वो पॉजिटिव भी कर देगा, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप x1 माइनस x2 लिखें या x2 माइनस x1 लिखें। ठीक हो गया। तो x1 माइनस x2 यहाँ भी यूज किया है, यानी कि 2 माइनस 5 का स्केयर, ये x1 था, ये x2 था, तो 2 माइनस 5 का स्केयर प्लस y1 माइनस y2, तो y1 है 3 और y2 है 7, तो 3 माइनस 7 होल का स्केयर। ठीक हो गया। इसका स्केयर ये वैल्यू कंप्यूट करने के बाद जो वैल्यू आई उसका अंडर रूट ले लेंगे, तो हमारे पास आ गया यूक्लिडियन डिस्टेंस इसका 5। अगर इसी का हमने मैनहट्टन डिस्टेंस निकालना हो तो फिर किस तरीके से निकालेंगे? मैनहट्टन डिस्टेंस क्या कहता है कि वो कहता है x1 माइनस x2 की एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस x1 माइनस x2 की एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस y1 माइनस y2 की एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक हो गया। तो ये जेनेरिक फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक हो गया। तो इसको हम सिटी ब्लॉक डिस्टेंस भी कहते हैं। इसका वो समटाइम्स कह सकता है कि आपने मैनहट्टन डिस्टेंस से इसको सॉल्व करना है, या फिर वो कह सकता है कि आपने सिटी ब्लॉक डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। तो घबराना नहीं है, वो मैनहट्टन डिस्टेंस का दूसरा नाम है सिटी ब्लॉक डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक हो गया। तो मैनहट्टन डिस्टेंस अगर हम इस पर देखेंगे तो किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं? हम इसको अप्लाई कर सकते हैं अपना, ये हमारे पास था x1, तो x1 यानी कि x1 2 माइनस x2 5, 2 माइनस 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू, ये देखें 2 माइनस 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस y1 माइनस y2 की एब्सोल्यूट वैल्यू विच इज इक्वल टू 3 माइनस 7 की एब्सोल्यूट वैल्यू। तो हमारे पास ये जो साइन थे वो जारी बात है पॉजिटिव हो जाएंगे। तो 3 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 7, तो ये मैनहट्टन डिस्टेंस के अकॉर्डिंग इसका जो आंसर है कंप्यूट होके आ गया। तो इसको ना मैं रेज कर लेता हूँ ताकि क्लियर हो जाएगा। तो अब ये उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसमें अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, तो मैं कोशिश करूंगा आपकी क्यूरीज को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कर दूं। तो ये दो फॉर्मूले तो हमने देख लिए, उसके बाद हम इसके अलगो पे चलते हैं, क्योंकि ये सिर्फ फॉर्मूले ही चेंज होते हैं। लाइक यूक्लिडियन डिस्टेंस में आपने ये जब वो कहेगा यूक्लिडियन डिस्टेंस आपने यूज करना तो आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना है। मैनहट्टन क्या कहता है, आपने मैनहट्टन लगा देना। इसी तरीके से कोसाइन था हमारे पास तीसरा कोसाइन, तो उस टाइम हमने कोसाइन वाला सिमिलरिटी वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है। तो स्टेप्स हम देख लेते हैं। स्टेप्स इसमें जो स्टेप्स हैं वो ये है कि सबसे पहले तो आपने के की वैल्यू को चूज करना है। के की वैल्यू किस तरीके से होगी? समटाइम्स मैंने आपको कहा कि क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी, समटाइम्स हमने खुद कंप्यूट करना होगा, और वो हम किस तरीके से कंप्यूट करेंगे उसके बारे में भी मैंने बताया था कि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि k इज इक्वल टू अंडर रूट एन, और अंडर रूट एन में भी हमने क्या करना था कि हम अपोजिट वैल्यू ले लेते हैं। लाइक 2.1 आ रहा है, 2.2 आ रहा है या 2.7 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि हम उसको राउंड ऑफ करके
3 लिख देंगे। 3 क्यों करते हैं, ऑड वैल्यूज क्यों हम प्रेफर कर रहे होते हैं, किस वजह से कर रहे थे, वो सारा कुछ इसी लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। तो उसमें तो मुझे लगता है कोई कंफ्यूजन नहीं हो गया आपको। ठीक हो गया। तो कंप्यूट डिस्टेंस, बल्कि ना मैं आपके सामने ना कोसाइन वाला भी ना डिस्कस कर देता हूँ। चले ना, कोसाइन का ना जो फॉर्मूला और उसकी जो एग्जांपल है ना, वो इस लेक्चर के मैं एंड पे करा दूंगा। ठीक हो गया। तो पहले इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं, एल्गोरिथम देख लेते हैं। ये दोनों फॉर्मूले तो आपको मैंने डिस्कस कर दिए हैं, तो कोसाइन का भी मैं आपके साथ ना एक स्लाइड शेयर कर देता हूँ, क्योंकि मैंने बनाई नहीं है। तो मैं उसको भी बना के ना एंड पे ना, इस लेक्चर के एंड पे मैं उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है। पहले तो हम एल्गोरिथम देख लेते हैं। एल्गोरिथम में ये है कि चूज वैल्यू ऑफ के, हमने की जो वैल्यू है के वो चूज कर लेनी है। उसके बाद हमारे पास कंप्यूट डिस्टेंस टू ऑल ट्रेनिंग पॉइंट्स, यानी कि जितने भी हमारे पास पॉइंट्स हैं, ट्रेनिंग पॉइंट्स हैं, उनका हमने डिस्टेंस कंप्यूट कर लेना है। और जो भी उसने फॉर्मूला कहा होगा, यूक्लिडियन लगाना है, यूक्लिडियन से कर लेंगे। मैनहट्टन से कहा होगा, मैनहट्टन से कर लेंगे, या कोसाइन सिमिलरिटी का होगा तो हम उसको लगा के कंप्यूट करेंगे। ठीक हो गया। सॉर्ट डिस्टेंस करना, हमने क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लेना डिस्टेंसेस को। और फिर हमने करना के नियरेस्ट नेबर्स को हमने पकड़ लेना, और उसमें से देखना कि मेजोरिटी वोटिंग किसकी है। जिस क्लास से ज्यादा पॉइंट्स बिलोंग कर रहे होंगे, हमने उस पॉइंट को मतलब कि जो हमारा जो न्यू पॉइंट था जिसके रिलेटेड हमने डिस्टेंस कंप्यूट करा, हम उसको कह देंगे कि भैया ये इस क्लास से बिलोंग करता है, क्योंकि इसने ठीक हो गया ज्यादा पॉइंट्स इस क्लास के लाए कर रहे हैं, इस वजह से ये इस क्लास से बिलोंग कर रहा है। अब इसकी ट्रेनिंग क्या होती है, इसके अंदर हमारे पास ट्रेनिंग रिक्वायर्ड नहीं होती, क्योंकि हम ये अभी क्लासिफिकेशन के लिए कर रहे हैं। रिग्रेशन के अंदर हमारे पास ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है। ठीक हो गया। प्रिडिक्शन के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस हम निकाल रहे होते हैं, तो इसकी जो कंप्यूटेशन आती है वो एन क्रॉस डी आ जाती है। एन क्या होता है, नंबर ऑफ सैंपल्स। सैंपल्स मैंने आपको बता दिया क्या होते हैं, रोज होती है। एंड फीचर्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये जब आपके पास मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपकी प्रोडिक्शन आ जाती है। अब यहाँ पे एक मसला ये होता है कि जाहिर बात है, क्योंकि ये जो सारा का सारा डाटा होता है ना, केएनएन स्टोर कर रहा होता है, तो स्पेस कंप्लेक्सिटी इसकी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, और कंप्यूटेशन टाइम बहुत ज्यादा इसमें लगता है। फर्स्ट अभी तो 5-6 डाटा है, 5-6 मतलब सैंपल पॉइंट्स है। समटाइम्स होता है हजारों आ जाते हैं, लाखों डाटा आ जाता है, डाटा सेट्स आ जाता है, इतना बड़ा डाटा सेट आता है, तो उस पर इसको बहुत ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि ये सारा रन टाइम पे कंप्यूट कर रहा था। तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। ठीक हो गया। तो हम एग्जाम्पल पे चलते हैं। अब एग्जाम्पल आपके सामने है, इसमें कहा गया कि ये जो आपके पास है ना, ये हमारे पास पॉइंट है, यानी कि न्यू पॉइंट है। इसके अकॉर्डिंग हमने देखना है, यानी कि ये पॉइंट जो है ना, ये बताना हमने किस क्लास से बिलोंग करता है। और उसने कह दिया कि आपने 3 लेना है। ठीक हो गया। और उसने क्वेश्चन दे दिया कि ये आपके पास, यानी कि 1 2 3 4 5 6 6 उसने मतलब कि आपके पास सैंपल्स पॉइंट दे दिए। उसने क्या दिया कि ये जो आपका ये जो 170 है ना, ये आपका हाइट वाले कॉलम से बिलोंग कर रहा है, और ये जो 57 है ये आपका वेट वाले कॉलम से बिलोंग कर रहा है। ठीक हो गया। तो इस तरीके से पेयर बनता है, और ये उन्होंने क्लास बता दिया। अब हमने क्या करना था कि हमने सिंपल ये करना है कि ये जो हमारे पास पॉइंट है 170, 57, इस पॉइंट से सारों जितने भी पॉइंट्स है, यानी कि ये पॉइंट 1 है, पॉइंट 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 6 पॉइंट्स है ना, इन 6 पॉइंट्स का डिस्टेंस कंप्यूट करना है। ठीक हो गया। तो मैंने ये जो एग्जांपल कराई है ना, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ मैनहट्टन से डिस्कस किया है। ठीक हो गया। अगर यूक्लिडियन कर देगा तो आपने यहाँ पे से सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला चेंज करना है, यहाँ पे आपने यूक्लिडियन का फॉर्मूला लगा देना है। अगर वो कोसाइन सिमिलरिटी का कहेगा तो यहाँ पे आपने कोसाइन सिमिलरिटी का लगा देना। मैंने ये वाला जो एग्जांपल सॉल्व की हुई है ना, ये मैनहट्टन डिस्टेंस से की हुई है। तो मैनहट्टन डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वो ये होता है कि दो x1 माइनस x2 की एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस y1 माइनस y2 की एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक हो गया। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो ये यहाँ पे इस कॉलम पे हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। तो हमारे पास जो पॉइंट था वो जिस पॉइंट का हमने प्रिडिक्ट करना था वो था 170,57, और हमने इसका हर पॉइंट के साथ, एक नहीं सिर्फ इस पॉइंट के साथ हमने डिस्टेंस निकाल लिया, हर पॉइंट के साथ हमने डिस्टेंस कंप्यूट करना है। ठीक हो गया। तो कर लेते हैं। 170 माइनस कर दें आप 167, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 विच इज इक्वल टू 3। इसी तरीके से 57 माइनस 51 कर दें तो हमारे पास आ जाएगी 6, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 6 विच इज इक्वल टू 6। तो 3 + 6 विच इज इक्वल टू 9, तो हमारे पास इसका डिस्टेंस कंप्यूट हो गया 9। इसी तरीके से हम इस पॉइंट के से निकाल लेते हैं। तो 170 माइनस 182 विच इज इक्वल टू -12। तो -12 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी 12। तो प्लस हमने कर देना है 57 माइनस 62 विच इज इक्वल टू -5। तो -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू होगी 5। तो 12 + 5 विच इज इक्वल टू 17। तो ये हमने डिस्टेंस कंप्यूट कर लिया। इसी तरीके से हमने हर पॉइंट के साथ डिस्टेंस कंप्यूट कर लेना। ठीक हो गया। डिस्टेंस कंप्यूट करने के बाद आपने क्या करना है कि इस
जो आपने डिस्टेंस कंप्यूट किया ना, इसकी बेस पे आपने इसको सॉर्ट कर लेना है। ठीक होगा, पूरे डाटा को सॉर्ट कर लेना है। तो आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ना इसको एक कॉलम बनाएंगे सॉर्टिंग का। वहां पे आपने क्या करना है कि डाटा को सॉर्ट करना है। ये क्या है, ये बस ये ना लेबल है। लाइक ये पॉइंट 1 मतलब कि पॉइंट 2 आएगा सॉर्टिंग में, पॉइंट 3 आएगा सबसे पहले। तो इसको ना मैं आसान कर देता हूँ आपके लिए। अ, आपने ना एक कॉलम बना लेना साथ सॉर्टिंग का। बल्कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक हो गया, सॉर्ट डाटा का। और यहाँ पे ना मैं दो कॉलम बना देता हूँ। आपने ना अलग से कर लेना, क्योंकि पूरे डाटा को जारी बात है रो को सारे को नहीं उठाना। सिर्फ और सिर्फ आपका क्लास से एक काम होगा और एक डिस्टेंस, ये दो आपके पास कॉलम की जरूरत होगी। क्योंकि आपने सॉर्टिंग लगानी है डिस्टेंस के ऊपर। जो आपने कंप्यूट किया उसके अकॉर्डिंग जारी बात है ये क्लासेस भी ऊपर नीचे होंगी। ठीक हो गया, तो हमने सॉर्ट, ये हो गया हमारे पास सॉर्ट का, और ये हो गया क्लास का। ठीक हो गया, तो ये तो खैर यहाँ पे कर दिया। ये आना था 1 2 3 4 5 6। ठीक हो गया, तो ये है। हमारे पास सॉर्टिंग हमने देखी कि ये 9 है 17 18 है 10 10 10 5 5 5 सबसे छोटा था। हमने क्या किया कि यहाँ पे आ गया 5 5 का लेबल क्या था, यू डब्ल्यू। तो ये यू डब्ल्यू क्लास आ गई उसका। ठीक हो गया, तो फिर हमने देखा 5 तो हो गया, इसको डिस्कार्ड कर दिया। उसके बाद हमारे पास सॉर्टिंग में 9 है, 9 छोटा आ गया तो 9 डिस्टेंस है। उसकी क्लास क्या थी, यू डब्ल्यू। तो ये आ गई यू डब्ल्यू। ओके, यू डब्ल्यू आ गया। उसके बाद हमारे पास ये वाला पॉइंट भी डिस्कार्ड हो गया। उसके बाद हमारे पास 17 18 10 और 10। तो 10 आ गया, टाई आ गया, तो दोनों में से जो मर्जी लिख दें तो कोई मसला नहीं है। एन क्लास क्या है इसकी, एन है। दूसरा भी 10 था, उसकी भी क्लास एन थी, वो हमने लिख लिया। इसी तरीके से ये दो भी निकल गए। 18 और 17 रह गया, तो 17 आएगा। 17 की क्लास थी एन, और फिर रह गया 18, 18 आ गया और उसकी क्लास थी हमारे पास एन। तो ये हमारे पास दोनों क्लासेस, मतलब कि ये हमारे पास डाटा सॉर्ट होके आ गया। और साथ उनके, ये तो कुछ भी नहीं था। ठीक हो गया, और साथ उनकी क्लासेस आ गए। अब उसने कहा था के हमारे पास था 3। के 3 का मतलब है कि आपने ऊपर पहली 3 रोज को पकड़ लेना है। तो मैं ना जरा यहाँ पे कलर चेंज कर लूँ। पहली के इज इक्वल टू 3 है, तो 1 2 3। तो ये पहली 3 रो हमारे पास आ गई। ठीक हो गया, इसमें आपने देखना कि आपके पास किस क्लास के ज्यादा पॉइंट्स आ रहे हैं। तो आपने देखा कि यू डब्ल्यू का 1 2, यू डब्ल्यू के 2 आ रहे हैं और एन क्लास का 1 आ रहा है। तो आपने, आपकी प्रिडिक्शन क्या होगी, आपकी प्रिडिक्शन होगी यू डब्ल्यू। तो आप देख रहे हैं कि 170,57 जो आपका पॉइंट था ना, वो यू डब्ल्यू वाली क्लास से बिलोंग करता है। ठीक हो गया, तो इस तरीके से आपने कंप्यूट करना है। तो ये वाली जो कॉलम है ना, इन दोनों को आपने इग्नोर कर देना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आपके लिए कर देगा। आपने सिंपल यहाँ से करना है ये, और उसके बाद ये दो कॉलम बनाने, सॉर्ट कर लिया। सॉर्ट करने के बाद क्लास, क्योंकि जाहिर बात है क्लास क्लासेस वाला कॉलम भी आपका सॉर्ट होगा। तो आपने क्या करना है कि सॉर्टेड क्लास लिख देनी है, सॉर्टेड क्लास। ठीक हो गया, इसके साथ ही आप अपेंड कर लीजिएगा, या पेपर में अलग से इसी के ऊपर अलग से आप बना लीजिएगा ये दो कॉलम। तो इससे आसानी हो जाएगी। के इज इक्वल टू 3 है तो आपने टॉप 3 रोज पकड़ लेनी। के इज इक्वल टू 5 है तो आपने टॉप 5 रोज पकड़ लेनी थी। के इज इक्वल टू 1 है तो आपने पहली रो पकड़ लेनी थी, बस। ठीक हो गया, और उसकी जो क्लास होनी थी वो आपका आंसर होना था। तो ये था हमारा प्रिडिक्शन वाला सिनेरियो। ओके, उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। ठीक हो गया, डिस्टेंस में सिर्फ यहाँ पे फर्क आता है। एल्गोरिथम बाकी सब कुछ सेम रहता है। यूक्लिडियन डिस्टेंस क्या कहता है, यहाँ पे आपने यूक्लिडियन डिस्टेंस कंप्यूट करते वक्त आपने यूक्लिडियन डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज कर लेना। अगर वो मैनहट्टन डिस्टेंस कहेगा तो आपने मैनहट्टन डिस्टेंस यूज कर लेना। अगर वो कहेगा कि आपने इसको क्या कहते हैं, अपना कोसाइन सिमिलरिटी से करना है, तो आपने यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला यूज कर लेना। बस यहाँ पे फॉर्मूला चेंज होगा, बाकी सारा सेम है। तो ये तो था क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। अगर हम इसी को रिग्रेशन प्रॉब्लम के लिए यूज करें, यानी कि के एन एन को हम रिग्रेशन प्रॉब्लम के लिए यूज करें, तो उस टाइम हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो आप सपोज करेंगे आपके पास एक घर है, जिसके उसने हाइट और वेट बता दिया। आप उसको ना, हाइट वेट एक कॉन्सेप्ट तो बनता नहीं। खैर, आप कह सकते हैं कि, कलर में चेंज कर लूं जरा। आप कह सकते हैं हाइट की जगह आप कह दें कि लेंथ, स्पेलिंग का इग्नोर, बल्कि ना यहां पे कर लेते हैं, लेंथ और विड्थ दे दिया आपको। ठीक हो गया, हाइट वेट को इग्नोर करें। लेंथ और विड्थ आपको दे दिया एक घर की।
और उसने साथ आपको ना हाउस की प्राइस बता दी है, यानी कि लेंथ विड्थ के अकॉर्डिंग उसने उसकी प्राइस बता दी गई है। और यहाँ पे जो भी है ना, डिस्टेंस को खैर इसको छोड़ें, एक पॉइंट दे दिया, ये जो होगा ये लेंथ होगी, और ये जो है ना वो विड्थ है, यानी कि आपको एक पॉइंट दे दिया 170,57। ठीक हो गया। उसने कह दिया 170, यानी कि वही पिछली एग्जांपल है। आपके पास पॉइंट है 170,57 और k इज इक्वल टू है 3। ठीक हो गया। अब उसने कहा कि आपने रिग्रेशन के लिए इसको यूज करना है, तो आपके पास ये जो डाटा है ना, ये सारा ये आपका ट्रेनिंग डाटा कंसीडर होगा। तो ये आपका टेस्ट डाटा होगा। तो आपने ये प्रिडिक्शन वगैरह करनी है। ठीक हो गया। तो लेंथ और विड्थ आपको दे दी, आपने क्या करना है, सिंपल वही डिस्टेंस आपने कंप्यूट करना है। जो भी उसने कहा होगा मैनहट्टन लगाना है, या फिर आपने क्या कह सकते हैं, मैनहट्टन लगाना है, या फिर यूक्लिडियन, या फिर कोसाइन सिमिलरिटी, जो भी है वो आपको कहेगा फॉर्मूला यूज करना, वो आपने यूज कर लेना। और यहाँ पे आपने डिस्टेंस कंप्यूट कर लेना, यानी कि 170 माइनस 167। यहाँ पे मैंने आपको कहा कि मैंने मैनहट्टन डिस्टेंस से ही कंप्यूट किया, तो वो सारा आप देख सकते हैं, मैनहट्टन डिस्टेंस से कंप्यूट कर लिया। उसके बाद हमने क्या करना था, इसके अंदर तो ज़ाहिर बात है प्रिडिक्शन नहीं है, तो इसके अंदर क्लास का तो लेना देना नहीं होगा कि आप प्रिडिक्ट करेंगे कि भाईजान ये इस क्लास से बिलोंग कर रहा है, ये वाला जो पॉइंट है 170,57 ये इस क्लास से बिलोंग कर रहा है। वो तो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम होती है ना, जो हमने इसे प्रीवियस स्लाइड के अंदर डिस्कस की थी। रिग्रेशन प्रॉब्लम के अंदर होता है कि आपने इसकी प्राइस को प्रिडिक्ट करना है, लाइक यानी कि अब आपने KNN लगाना है इस पे, और उसके अकॉर्डिंग आपने प्राइस को प्रिडिक्ट करना है। किस तरीके से करेंगे, सेम उसी तरीके से, मतलब कि आपने सॉर्टिंग ये वाला ये दोनों कॉलम आपने इग्नोर कर देना है। अब पिछले एग्जांपल के अंदर हमारे पास तो सॉर्टेड वाला आया था, सॉर्टेड पॉइंट, यानी कि सॉर्टेड वेट, या सॉरी सॉर्टेड डिस्टेंस, और साथ हमारे पास आया था एक कॉलम क्लास सॉर्टेड क्लासेस का। तो अब हमारे पास क्या होगा, सॉर्टेड डिस्टेंस, और साथ हमारे पास आ जाएगा सॉर्टेड प्राइस का कॉलम। ठीक हो गया। तो हम कर लेते हैं, दो कॉलम बना लेते हैं। ठीक हो गया। ये आपके सामने मैं बना रहा हूं, सॉर्ट डिस्टेंस का, और साथ आ जाएगी सॉर्टेड प्राइस, क्योंकि प्राइस हमने प्रिडिक्ट करनी है ना, तो सॉर्टेड प्राइस। तो हमारे पास सबसे पहले आया 5, उसके प्राइस कितनी थी, 32K। ठीक हो गया, 32,000। फिर था हमारे पास 9 आ जाएगा, 9 की प्राइस थी 30,000, 30K। ठीक हो गया। देन हमारे पास आ जाएगा, आप ले सकते हैं, ये ले लें, 10 आ गया, 45K। ठीक हो गया। अब फर्स्ट करें जिस तरीके से, अगर फर्स्ट ये टाई हुआ था, ये देखें 10 यहाँ पे भी था, ये 10 यहाँ पे भी था, तो आपने देख लेना कि वैसे तो आपकी अपनी मर्जी थी, जो सा मर्जी पॉइंट आप पहले लिख दें, वरना आप इसी सीक्वेंस में ले जाए कि 10 पहले आया था तो इसलिए 10 लिख दिया ये वाला। तो ये दूसरा 10 था जिसकी 43 की थी, वो हमने लिख दिया 43 के। इसी तरीके से 17 आ जाएगा, 17 की प्राइस थी 50 के। और देन 18 आ जाएगा, 18 वाले की प्राइस थी 55 के। ओके। अब हमने देखना हमारे पास के क्या था, के था हमारे पास 3, के इक्वल टू 3 था, तो हमने क्या करना था, पहली तीन रो पकड़ ली, पहली तीन रो पकड़ ली। ठीक हो गया। तो हमारे पास ये आ गया, तो हमारे पास तीन प्राइस आ गई, एक 32K, 30K एंड 45K। हमने क्या करना है, इन तीनों का सम कर देना और डिवाइड बाय 3 कर देना, यानी कि इनकी एवरेज निकाल देनी है। डिवाइड बाय 3 क्यों किया, के की वैल्यू 3 थी, क्योंकि हमने तीन वैल्यू लिया, एवरेज इनकी वैल्यू निकाली, यानी कि 32,000 प्लस 30,000 प्लस 45,000, सम करने के बाद डिवाइड बाय 3 कर दिया, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं कि 335,667। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, यानी कि 170,57 वाले पॉइंट की जो घर है, यानी कि जिसकी लेंथ 170 है और विड्थ हमारे पास 57 है, तो उस वाले घर की प्राइस जो होगी अप्रोक्सीमेटली 35,667 हम कह सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये था रिग्रेशन प्रॉब्लम। उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अब हम इसका ना दरअसल देख लेते हैं अपना, वो क्या कहते हैं, कोसाइन के जरिए। कोसाइन के जरिए, तो ताकि आप लोगों का एक ही लेक्चर के अंदर तीनों टाइप्स क्लियर हो जाए, क्योंकि कोसाइन बहुत मुश्किल है, बहुत रेयर केस है पूछा जाए, लेकिन पूछा तो जा सकता है ना। तो मैं यहाँ पे आपको अधूरा तो नहीं ना छोड़ सकता कि भाईजान आप खुद ही कर लेना, मैं आपको वो भी कराऊंगा। तो अब उस चीज को डिस्कस कर लेते तो बस उसका फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, क्योंकि पैटर्न तो मेथड तो आपको समझ आ गया किस तरीके से सिर्फ फॉर्मूला को डिस्कस करना है। तो वो देख ले, एग्जांपल मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। वो ये है कि वही पॉइंट, मतलब कि 2,3 जो हमने
इसमें हमने डिस्कस किए थे। ये मैनहट्टन डिस्टेंस जिस पे निकाला था, यूक्लिडियन डिस्टेंस जिस पे कंप्यूट किया था, वही एग्जांपल लिया मैंने 2,3 एंड 5,7। अब जो हमारे पास कोसाइन सिमिलरिटी का फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि डॉट प्रोडक्ट और इसमें मैग्नीट्यूड यूज हो रहे हैं। अगर आप लोगों ने फिजिक्स वगैरह में ये आप लोगों ने फॉर्मूला यूज किया होगा, cos इज इक्वल टू a डॉट b डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b, 9th क्लास का ये फॉर्मूला है। आप लोगों को शायद याद भी आ गया हो। तो कोसाइन सिमिलरिटी का फॉर्मूला a डॉट b डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। ठीक हो गया। तो हमारे पास पॉइंट ए है एंड पॉइंट बी है। ठीक हो गया। दोनों पॉइंट देते हैं तो डॉट प्रोडक्ट इस तरीके से निकालते थे हम 2,3 डॉट प्रोडक्ट 5,7। तो यानी कि एक्स कॉम्पोनेंट एक्स के साथ मल्टीप्लाई होता था, वाई कॉम्पोनेंट वाई के साथ मल्टीप्लाई होता था। ठीक हो गया। तो यानी कि 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ, प्लस कर देना हमने 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 के साथ, यानी कि वाई और वाई वन वाई टू आपस में मल्टीप्लाई होंगे और एक्स कॉम्पोनेंट यानी कि एक्स वन एक्स टू आपस में मल्टीप्लाई होते हैं डॉट प्रोडक्ट के अंदर। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस क्या है, इसको छोड़ देते हैं यहाँ पे। खैर, 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 7 विच इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 31। ठीक हो गया। तो अब हम मैग्नीट्यूड किस तरीके से निकालते थे, मैग्नीट्यूड का इजी बहुत इजी फॉर्मूला आप लोगों ने काफी बार यूज किया। मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालना है तो यानी कि एक्स कॉम्पोनेंट है वाई कॉम्पोनेंट है, दोनों का स्क्वायर करना है और अंडर लेना है, सम करने के बाद अंडर लेना है, यानी कि 2,3 है तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और होल का अंडर ले लेना है तो 13 आ जाएगा। इस तरीके से मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकाल लेना, 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर और उसका अंडर ले लेना, तो हमारे पास अंडर 74 आ रहा है। तो कोसाइन सिमिलरिटी का फॉर्मूला वैल्यू इसके अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर हमने वैल्यूज को पुट कर देना है। पुट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो है 0.99। तो ये हमारे पास कोसाइन सिमिलरिटी का फॉर्मूला है। और इसको किस तरीके से मतलब कि हमने कंप्यूट करना है, ये मैंने एग्जांपल भी आपको सॉल्व करके दिखा दिया है, जिस तरीके से यूक्लिडियन डिस्टेंस और मैनहट्टन डिस्टेंस की थी। ठीक होगा। उम्मीद है कि आपको ये कोसाइन सिमिलरिटी वाला फॉर्म चीज भी क्लियर होगी। तो आपने क्या करना था, सिर्फ डिस्टेंस में जो भी उसने कहा होगा कि डिस्टेंस आपने यूक्लिडियन लगाना है, मैनहट्टन लगाना है या कोसाइन सिमिलरिटी लगाना है, तो आप जो भी कहेगा आप इजीली लगा सकते हैं। बाकी मेथड सब कुछ सेम है। उम्मीद है कि अब तो कोई एम्बिग्यूटी नहीं रहेगी होगी। ठीक हो गया। तो मैंने आपको ये भी पॉइंट भी क्लियर करा दिया। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास यहाँ पे आता है कैनन एरर बाउंड्स। अब बस थ्योरी रह गई, इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ये नहीं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि इसमें आपको ना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बना के पूछे जा सकते हैं पेपर में। तो उसके लिए आपको ये वाला लेक्चर इसलिए मैं कह रहा था लाजमी एंड तक देखना है। तो केएनएन एरर बाउंड्स क्या होता है, केएनएन एरर किस तरीके से निकालते हैं। अब केएनएन एरर हम निकालते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सैंपल, टोटल नंबर ऑफ प्रिडिक्शन कितनी है और डिवाइड बाय कितनी ऐसी प्रिडिक्शन है जो कि फॉल्स प्रिडिक्ट की गई है, यानी कि गलत प्रिडिक्ट की है। तो इससे हमारे पास केएनएन एरर आ जाता है। अगर हम इस एग्जांपल में लें, ये रिग्रेशन एग्जांपल में लें, तो इसमें हमारे पास किस तरीके से एरर निकल सकता है। अगर हमने जो एरिया कंप्यूट किया हुआ है 35,666.67। ठीक होगा। ये हमने एरिया का कंप्यूट किया और फर्स्ट करेंगे वो आपको क्वेश्चन में कह देता कि इसका जो एक्चुअल एरिया था वो था 36, सॉरी एक्चुअल प्राइस थी ना, वो थी 36 के 36,000। तो हम इसका एरर निकाल सकते थे, यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हैं या मीन स्क्वेयर्ड एरर, जो भी आप निकालना चाहें। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, 36,000 माइनस 35,666.67। तो आपके पास एक एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी, वो इसका एरर होगा, केएनएन का एरर। अगर आप मीन एब्सोल्यूट सॉरी मीन स्क्वेयर्ड एरर निकालना चाह रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि इन दोनों को माइनस करके इसका स्केयर ले लेना होता है। ठीक हो गया। तो वो आपके पास एरर कंप्यूट हो गया, तो वो केनन का एरर कहलाता है। ठीक हो गया। तो वो हमारे पास लेस देन इक्वल टू होगा 2 मल्टीप्लाई बाय बेस एरर। बेस एरर के लिए आपके पास वो बेस थ्योरम आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर नहीं आप लोगों को पता तो आप मेरे लेक्चर्स दे सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे इजीली, जहाँ पे मैंने बेस थ्योरम यानी कि आप वो प्रोबेबिलिटी वाला लेक्चर देख लीजिएगा, जिसके अंदर मैंने कहा था कि प्रोबेबिलिटी के मतलब कि प्रोबेबिलिटी सॉल्व एग्जांपल्स वगैरह ना, रिवीजन ऑफ प्रोबेबिलिटी वाला लेक्चर, वो वाला देख लीजिएगा। उसके अंदर मैंने बेस थ्योरम कराया था, तो उधर से आपको पता चल जाएगा कि आपने किस तरीके से बेस एरर निकालना होता है। ठीक है। बेस एरर जो होता है बेस्ट पॉसिबल क्लासिफायर एरर होता है। दिस मींस केएनएन इज थ्योरेटिकली स्ट्रॉन्ग। ठीक हो गया। तो ये कहना चाह रहा है कि हमारा, क्योंकि जो केएनएन का इस का मतलब ये है कि जो हमारा एरर होता है ना केएनएन में, वो कम होता है एज कम्पेयर टू बेस एरर मल्टीप्लाई बाय 2। मतलब कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है, तो इस लिहाज से हमारा जो केएनएन के अंदर जो एरर होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू अदर।
अब यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्लाइड है वो ये है केएनएन एनहेंसमेंट। समटाइम्स वो पूछ लेता है कि हम केएनएन को किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। यानी कि ये तो अभी जो मैंने आपको एल्गो करवाया है, ये तो आपको पता चल गया, ठीक हो गया। अगर इसको कह देता है कि भाईजान इसको हम ये क्या फर्दर मॉडिफाई हो सकता है तो किस तरीके से हो सकता है, तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए ये वाली स्लाइड इंपॉर्टेंट है। तो ये जो केएनएन की एनहांसमेंट है वो ये है कि हम वेटेड केएनएन यूज कर लें। वेटेड केएनएन का मतलब ये होता है कि हम जो पॉइंट्स है ना हमने निकाले हुए हैं उनको हम वेट असाइन कर दें। वेट किस तरीके से असाइन किया जाता है, उसका फॉर्मूला होता है कि जो हमने डिस्टेंस कंप्यूट किया 1/डिस्टेंस इज इक्वल टू वेट होता है। डिस्टेंस जितना कम होगा वेट उतना ही ज्यादा होगा, ठीक हो गया। तो इस लिहाज से जब हम कर रहे होते हैं, मैं यहाँ पे आपको बता भी देता हूँ। अब फर्ज करें कि यहाँ पे हमारे पास ये क्लासिफिकेशन पे चले जाते हैं। ये प्रॉब्लम है, ठीक हो गया। तो इसके अंदर हमने देखा UW का जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास 5 डिस्टेंस है। तो हम इसका वेट कंप्यूट कर लेते हैं। वेट किस तरीके से कंप्यूट करेंगे, सिंपल हमने करना होता है कि 1 डिवाइड बाय डिस्टेंस, तो 1/5। तो हमारे पास आ गया ये 0.2। इसको ना मैं ना थोड़ा सा रेस कर लूं, ठीक हो गया। तो ये अब आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो वेट है ना, इसका जो वेट आ गया 0.2 आ गया। नीचे वाले का कंप्यूट कर लेते हैं। ओके होगा हमारे पास 1/9। तो हमारे पास आ गया 0.1। इसका वेट आ गया 0.1। तो इससे जो नीचे है वो है 10, 1/10 विच इज इक्वल टू 0.1, ठीक हो गया। तो हमारे पास k इज इक्वल टू 3 था, तो हमें 3 वैल्यू से गज था, तो इसलिए हमने सिर्फ 3 का वेट कंप्यूट कर लिया। अब जब आपने वेट कंप्यूट कर लिया तो अब आपने क्या करना कि वेट की बेस पे आपने डिसीजन लेना। आपने देखा कि ये क्लास UW एक बार आई है, 2 बार आई है, ठीक है। 2 बार आई है, इन दोनों का वेट क्या है, एक का 0.2, एक का 0.1, इन दोनों का आपने सम कर लेना। तो 0.2 प्लस 0.1, तो टोटल वेट मेरे पास हो गया 0.3। यानी कि UW क्लास का वेट हो गया मेरे पास 0.3। और जो थर्ड वन थी वो थी N, तो उसका जो वेट है ना, N का जो वेट है वो है 0.1। तो दोनों में से कौन सी क्लास का वेट ज्यादा है, 0.3 वाला ज्यादा है। यानी कि ये 0.3 वेट ज्यादा है, तो हम क्या कहेंगे कि ये UW थी। तो हम कह देंगे कि ये जो पॉइंट था हमारा वो UW क्लास से बिलोंग करेगा। तो ये भी मैंने आपको एक एग्जांपल के जरिए करा दिया कि वेटेड केएनएन किस तरीके से, मतलब कि अगर वेटेड केएनएन का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आपने किस तरीके से सॉल्व करना। सिमिलरली सारा प्रोसीजर सेम है, सब कुछ सॉर्टिंग वगैरह कर लेनी इसी तरीके से। आपने सॉर्टिंग कर लेनी, बस उसके बाद आपने क्या करना है, एक वेट का कॉलम बनाना है, वेट कंप्यूट कर लेना विच इज इक्वल टू होगा 1/डिस्टेंस। तो वेट कंप्यूट करने के बाद आपने देख लेना कि जितने भी के की वैल्यू, उसने कहा के की वैल्यू 3 है, हमने 3 है लिए। उसके अंदर देखा कि कितनी क्लास, एक क्लास कितनी बार आ रहा है, कितने पॉइंट्स आ रहे हैं एक क्लास के। तो जितनी बार आ रहे हैं उस क्लास का आपने टोटल वेट कंप्यूट कर लेना है, और फिर बाद में सारी क्लासेस का वेट कंपेयर कर लेना। जिस क्लास का वेट ज्यादा होगा उस क्लास को आपने प्रिडिक्ट कर देना है, ठीक हो गया। तो ये हमारे एनहेंसमेंट भी हो गए केएनएन की। वेटेड केएनएन क्या होता है, किस तरीके से सॉल्व इसका क्वेश्चन पूछा जाता है और किस तरीके से सॉल्व करना, वो भी सारा कुछ डिस्कस हो गया। अब हम चलते हैं डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज ये क्या कि स्लो है फॉर लार्ज डाटा सेट। ज्यादा बड़े डाटा सेट के लिए ये स्लो क्यों है, इस वजह से स्लो है कि इसमें मैंने आपको बताया था कि कंपटीशन ज्यादा हो जाती है, क्योंकि हमारे पास सैंपल ज्यादा हो जाएंगे, फीचर ज्यादा हो जाएंगे, तो हमारे पास कंपटीशन इसकी ज्यादा हो जाएगी, प्लस इसके स्पेस स्टोरेज ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा टाइम लगेगा इसको, क्योंकि ये सारा कुछ रन टाइम पे हैंडल कर रहा होता है। तो दूसरा हमारे पास आता है सेंसिटिव टू फीचर स्केलिंग। यानी कि इसमें यह है कि हम यूक्लिडियन डिस्टेंस यूज कर रहे होते हैं, तो उसमें यह होता है कि अगर आपके पास एक फीचर यानी कि एज का कॉलम है, उसके अंदर वैल्यूज होंगी 10, 15, 20 इस तरह। अगर फर्ज करें कि कोई सैलरी का कॉलम है, तो उसके अंदर आपके पास 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख इस तरीके से सैलरीज होंगी। तो इस तरीके से जब हमारे पास डाटा होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे पास लार्जर वैल्यू वाला डाटा सेट होता है, यानी कि जो सैलरी है ना वो डोमिनेट करने लग जाएगी हर बार एज कम्पेयर टू एज, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और तो हमेशा मतलब कि वो हमारा जो है ना वो सेंसिटिव हो जाता है, वो उसकी वजह से हमारा जो प्रिडिक्शन है ना, जो आंसर है वो हमारा चेंज हो जाता है। तो इसके लिए सोल्यूशन क्या होता है कि आप नॉर्मलाइजेशन कर लें या स्टैंडर्डाइजेशन कर लें। तो ये नॉर्मलाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन क्या होती है, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर मैंने प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस को डिस्कस किया। तो उसके अंदर
आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी आ जाता है। कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी क्या होता है कि जब हमारे पास डायमेंशन इंक्रीज कर जाती है, यानी कि अभी तो हम 2D में थे ना, जब हम 3D में चले जाएंगे तो हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो जाती है। हमारे पास डाटा ज़्यादा हो जाता है, यानी कि स्पार्स का जाता है बहुत। आपके सामने ये फिगर है, यानी कि ये तो 3D में था, ये देखेंगे आपके पास इतने मतलब कि 1000D हो गया, तो डाटा स्पार्स कर गया। कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है, डिस्टेंस जो होता है सबका वो ऑलमोस्ट सेम हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉइंट्स आ जाते हैं, हर डायरेक्शन के अंदर होते हैं, तो उस बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी आ जाती है। तो इसमें क्या होता है कि इस पे जब हमारे पास डायमेंशन ज़्यादा हो जाते हैं तो हमारे पास केएनएन जो है ना वो रिलायबल नहीं रहता। तो इस तरह के केसेस के लिए हम प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस को यूज करते हैं, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, तो लाजमी देखना है। इसके अलावा हमारे पास की करेक्टरिस्टिक्स आ जाती है केएनएन की, जिसमें आ जाता है कि इंस्टेंस बेस है। मतलब ये कि स्टोर करता है ट्रेनिंग डाटा को इंस्टेड ऑफ लर्निंग मॉडल, ठीक होगा। मैंने आपको कहा था कि स्पेस कम्प्लेक्सिटी का इसमें मसला आता है, क्योंकि ये डाटा को स्टोर करता है, इससे लर्न नहीं करता, क्योंकि रिग्रेशन के अंदर ये उसको स्टोर करने की बजाय उस मॉडल को लर्न कराता है, जिसकी वजह से वो हमारा प्रिडिक्ट करता है। अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो उसके अंदर ये सिर्फ डाटा को स्टोर कर रहा था। लेजी लर्नर है, जारी बात है कि ज़्यादा वैल्यूज होंगे तो ज़्यादा कंप्यूटेशन टाइम लगेगा। डिस्क्रिमिनेटिव है, डिसीजन बाउंड्रीज वगैरह को लर्न करता है। नॉन पैरामीट्रिक है, इसमें यानी कि कोई फिक्स पैरामीटर नहीं होते, कोई उनकी तादाद फिक्स नहीं होती। नॉन लीनियर है, यानी कि कॉम्प्लेक्स पैटर्न बाउंड्रीज को ये लर्न कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। तो ये थोड़ा सा इसके की करेक्टरिस्टिक वगैरह को डिस्कस किया। तो आज का लेक्चर ये था हमारा। उम्मीद है कि आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मैंने ये एक ही लेक्चर रिकॉर्ड किया जिसके अंदर सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस की पॉइंट्स, यानी कि इसके इनहेंसमेंट, यानी कि वेटेड के एन क्या होता है, किस तरीके से एग्जाम्पल को सॉल्व करना है, प्लस इसके एरर क्या होते हैं। इसके अलावा मैंने यूक्लिडियन डिस्टेंस, मैनहट्टन डिस्टेंस, प्लस मैंने आपको कोसाइन सिमिलैरिटी वाला भी करा दिया, जो कि बहुत रेयर केस है। बहुत आपको मतलब कि रेयर केसेस इस तरह है कि बहुत कम उस पर वीडियो मिलेंगे, शायद वीडियो ना मिले, तो वो भी मैंने आपको साथ ही क्लियर करा दिया। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक ही लेक्चर के अंदर कर दी हैं, कोई अलग अलग लेक्चर नहीं मैंने बनाया। तो हो सकता है ये 40 मिनट का लेक्चर हो गया, और मुझे अभी अंदाज़ा नहीं कितने मिनट लगे। तो आप इसको चाहे 2x 1.5x पे देख लीजिएगा। अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।